नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी आई छावा, जिस मूवी ने पूरे भारत के इतिहास को खंगाल के रख दिया। औरंगजेब की क्रूरता को हमारे सामने लाया। उसके बाद क्या था, हमारे देश में दंगे भी हो गए। उस छावा मूवी में जिस प्रकार से दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की, ये भयावह है। लेकिन अब खबर आ रही है यूपी से, फिर इतिहास के पन्नों से कुछ लाया गया है सामने जो चर्चा का विषय बना हुआ है। रामजी लाल सुमन नाम के विधानसभा के एमएलए हैं, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, अखिलेश की पार्टी से आते हैं, और उन्होंने विधानसभा में बयान दिया, एक भड़काऊ बयान दिया, जिस बयान के द्वारा उन्होंने कुछ लोगों के मन को ठेस पहुंचाया, बल्कि पूरे भारतीयों को ठेस पहुंचाया। उन्होंने राणा सांगा के बारे में टिप्पणी की और कहा कि बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा थे, तो असली गद्दार तो वो हुए, सजा देनी है तो उन्हें दो, मुगल तो बाद में आए। मतलब मुगलों को बुलाने वाले राणा सांगा, मतलब चंगेज खान के वंशज को यहाँ बुलाने वाले राणा सांगा। उनने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। और फिर क्या था, पूरा देश भड़क गया और इस पर विवाद भी बना हुआ है। क्या सच में राणा सांगा ने ही बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था? क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी, जी हाँ दोस्तों, जो हमारी केंद्र सरकार बनाती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था शायद राणा सांगा ने ही निमंत्रण दिया था बाबर को भारत आने का। क्या सच में राणा सांगा ने ही दिया था? इस वीडियो में हम इस पूरी बात को डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वो राम लाल सुमन जी जो है, उनका ये फोटो आप देख सकते हैं। ये है विधानसभा के सांसद यूपी में, और इन्होंने विधानसभा के सदन में, जी हाँ, जहाँ चर्चाएं होती वहां पर ये स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे बाबर की। मुगल शासन का सबसे पहला शासक जिसका नाम था बाबर, और ये बाबर था समरकंद का। अब आप कहेंगे समरकंद कहाँ है? तो समरकंद है उज्बेकिस्तान में। इस उज्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है। उसके बाद ये उज्बेकिस्तान से नीचे दक्षिण की ओर आता है और अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, जिसकी राजधानी है काबुल। अब इसका सपना होता है कि ये समरकंद को फिर से हासिल करे, और ये समरकंद पे युद्ध करने के लिए बार बार कोशिश करता है, लेकिन ये नाकाम रहता है। एक बार तो इसकी मदद पर्शिया के बादशाह भी करते हैं और ये जीत जाता है, लेकिन इनसे गद्दारी करने के बाद ये पर्शिया के बादशाह बाबर का साथ छोड़ देते हैं। बाबर वापस काबुल आ जाता है। मतलब इसकी इच्छा होती है कि वो समरकंद को फिर से जीते, लेकिन इसके पास इतना धन नहीं होता कि वो समरकंद को जीत सके। और इधर भारत में उस समय की स्थिति देखें तो भारत में जो शासन था वो था सल्तनत शासन, सल्तनत सरकार, जो जिसका सुल्तान था इब्राहिम लोधी। और इस इब्राहिम लोधी का आप एरिया देख सकते हैं। इतने पूरे एरिया में इब्राहिम लोधी का शासन था, जी हाँ। और इस इब्राहिम लोधी को नीचे में रोक के रखने वाला कोई राजा था, तो था मेवाड़ का राजा राणा सांगा। ये राणा सांगा ही थे जिन्होंने इब्राहिम लोधी को यहां पर रोक के रखा था। ये पूरे एरिया में, मेवाड़ के आजू बाजू, जैसलमेर, राजस्थान के ये पूरे एरिया में राणा सांगा का दबदबा बोलता था, और इसीलिए इब्राहिम लोधी नीचे नहीं आ पा रहा था। अब बात ये आती है कि ये जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, यहां पर इब्राहिम लोधी ने अपना शासन देखने के लिए अपने चाचा दौलत खान की नियुक्ति की थी। अब ये दौलत खान इब्राहिम लोधी से परेशान था, और इसीलिए इस दौलत खान ने निमंत्रण भेजा बाबर को कि तुम भारत आओ, और भारत आकर इब्राहिम लोधी को हराकर भारत की सत्ता पर राज्य करो। इसकी इच्छा यह थी कि बाबर आएगा, यहां पर इब्राहिम लोधी को हराएगा, धन दौलत लूटेगा, वापस चले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुगल्स आए और यहीं बस गए। दोस्तों, अब बात यह आती है कि दौलत खान ने सबसे पहला निमंत्रण भेजा है बाबर को कि वो भारत आए। फिर बात आती है, अगर राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा तो क्यों भेजा? क्या राणा सांगा ये चाहते थे कि वो इब्राहिम लोधी को हराए और राणा सांगा के लिए उत्तर का क्षेत्र खुला हो जाए? लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि शायद राणा सांगा ने ही निमंत्रण भेजा था बाबर को, और बाबर ने भी अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने कहा कि तुम दक्षिण से, आगरा की ओर से यहां पर हमला करो और मैं उत्तर से हमला करूंगा, और हम इब्राहिम लोधी को हरा देंगे, हम मिलकर हराएंगे। इस प्रकार का सलाह, इस प्रकार का सजेशन, इस प्रकार का पत्र राणा सांगा ने बाबर को भेजा था। ऐसा उसने बाबरनामा में लिखा है। लेकिन उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि राणा सांगा ने इस प्रकार की कोई पत्र नहीं भेजा था। अब होता क्या है, इतिहास में जब इतिहास लिखा जाता है तो विजेता के इतिहास को साधारण तौर पे महत्व दिया जाता है, और हारे हुए व्यक्ति की कोई सुनता नहीं। इसलिए बाबरनामा का महत्व है। बाबरनामा में लिखा है, मतलब राणा सांगा ने बुलाया था।
ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में इस भाग को हटा दिया गया है। अगर राणा सांगा के साथ देखा जाए तो 1517 में और 1519 में जो दो युद्ध हुए, जो धौलपुर और घटोली के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, इस युद्ध में राणा सांगा ने ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को यहां पर रोक दिया। इब्राहिम लोदी की सेना को पीछे हटना पड़ा और इब्राहिम लोदी को अपना क्षेत्र भी छोड़ना पड़ा राणा सांगा के सेना के आगे। जब राणा सांगा ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को हरा चुका था तो वो क्यों निमंत्रण भेजता बाबर को कि बाबर भारत आए और इब्राहिम लोदी से युद्ध करे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी बाबर भारत आता है और बाबर भारत आने के बाद सबसे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी के हारने के बाद बाबर का सबसे बड़ा शत्रु कोई होता है तो वो होता है राणा सांगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब बाबर भारत आया और उसने पहला युद्ध किया पानीपत का, उसके बाद उसकी भिड़ंत हुई राणा सांगा से बयाना में, और इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा बाबर को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि शराब पीना तो व्यर्थ है, धन जमा करना व्यर्थ है, मैं तो इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने जिहाद की बात की, अपने लोगों को ये बताया कि तुम मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हो। ऐसा कर कर उन्होंने अपने सैनिकों को इतना जोश भरा कि वो अपने धर्म के लिए लड़ना शुरू हो गए। और उसके बाद जो युद्ध हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानते हैं, 1527 में, उस युद्ध में राणा सांगा हार गया। लेकिन यहां पर बाबर ने जो तकनीक अपनाई वो थी जिहाद की तकनीक। उसने अपने लोगों को बताया कि तुम मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हो। और शायद जो लोग राणा सांगा को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे गुजरात के जो मेवाती शासक थे वो राणा सांगा को सपोर्ट कर रहे थे, शायद उनने भी उस समय राणा सांगा को सपोर्ट नहीं किया होगा मुस्लिम धर्म के नाम पर, और वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। इसलिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गए। उसके बाद वो फिर से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके ही लोगों ने उन्हें जहर दे दिया। अब इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, बल्कि इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान ने निमंत्रण भेजा था कि बाबर भारत आए और इब्राहिम लोदी को हराए। उसे लगता था कि बाबर आएगा और चले जाएगा, लेकिन बाबर आया और उसके बाद मुगलों का शासन ही 1707 तक भारत में बना रहा। मतलब 1526 से 1707 तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बताएं कि राणा सांगा ने नहीं बल्कि दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। जय हिंद।